स्टार्ट करूं? हेलो, आई एम ऑडिबल? कोई बचा है कि स्टार्ट करना है? ओके, तो द टुडे टॉपिक ऑफ डेंटल सिरेमिक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेंटल सिरेमिक। सिरेमिक सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला है, ठीक है ना? और डेंटल में क्या यूज है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग इस आज के सेमिनार में। ओके, ना पहले हम लोग कुछ कंटेंट देखें। क्या इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में तुम लोग देखोगे कि सिरेमिक कैसे आया, कौन साइंटिस्ट ने दिया, कैसे यूज होता है, ठीक है ना? और डेंटल सिरेमिक जो सिंपल सा एक टर्म बोला जाए तो जिससे टाइल्स बनते हैं वो भी सिरेमिक ही का बना रहता है। जितने भी तुम लोग एस्थेटिक वाले पॉट देखते हो वो सभी सिरेमिक ही का बना रहता है। अब उस जब पहले टाइम में ये सब यूज होने लगा तो उसके बाद देखा गया कि इतना एस्थेटिक चीज जब ये बनाया जाता तो दूध के कवरिंग में क्यों ना हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज करें। कि उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री इसमें बताया गया, देन फिर क्लासिफिकेशन आया, फिर कंपोजिशन आएगा। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, ठीक है? अब हम लोग डेंटल में कोई दो ही चीज पढ़ते हैं मेनली। पहले क्या चीज खराब होता है तभी आता है। तो पहले खराब होना मतलब पहले खराब को हम लोग कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्टोर करना। और जब खराब होके पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो उसके बाद हम लोग प्रोस्थेटिकली ट्रीट करते हैं। उसको हम लोग प्रोस्थेटिक कहते हैं। तो हमें जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो हमें पहला तो रिस्टोरेटिव होना चाहिए और दूसरा प्रोस्थेटिकली होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा रिस्टोरेटिव और प्रोस्थेटिक मटेरियल को डिवाइड किया गया। अब उसमें मेटल है, खुद देख लो। रिस्टोरेटिव मतलब फीलिंग करने के लिए, फीलिंग करने में तुम रिस्टोरेटिव यूज यूज कौन सा करते हो? तुम लोग बोलते हो चांदी फीलिंग हुआ है या एमलगम फीलिंग हुआ है। डिफरेंट टाइप के पॉलीमर की बात कर रहे हैं। और जगह आज भी लोग एक्रेलिक से फीलिंग कर देते हैं। कंपोजिट की बात कर रहे हैं तो व्हाइट एक्रेलिक भी एक टाइम में फीलिंग साइड वाइज था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कुछ ड्रॉबैक देखेंगे तो हटा दिए गए। कंपोजिट अभी भी यूज करते हैं और देन सिरेमिक, ठीक है? अब सिरेमिक क्या होता है? तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पहले सिरेमिक होता क्या है। ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है। अब सिरेमिक देख के लगता है कि मेटल तो है नहीं, कोई भी हीट ट्रांसफर तो कर नहीं सकता है। सिरेमिक को गर्म करो तो ऐसा नहीं कि इधर का साइड गर्म होकर ट्रांसफर करते, ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑर्गेनिक कोई स्ट्रक्चर है नहीं, जो भी बना हुआ है हमारा ही स्ट्रक्चर से बना गया, कुछ जो केमिकल से मिक्स करके इनऑर्गेनिक हो। इसलिए सिरेमिक क्या है? एक तरह से इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। जो तुम्हारा ऑक्सीजन रहता है और इसमें कुछ मेटल भी रहते हैं या कुछ सेमी मेटेलिक भी रहता है। मेनली ऑक्सीजन विद सेमी मेटल या मेटेलिक रहेंगे। ये कुछ हिस्ट्री है जो सिरेमिक का बताता है। कोई दिक्कत नहीं ना सबको? आई एम ऑडिबल ना? कोई ऐसा नहीं ना जो मिस हो गया हो, बार बार ट्राई कर रहा हो ज्वाइन करने का, ज्वाइन नहीं हो पा रहा हो, उसका हेल्प कर दो यार। ओके, कंटिन्यू। तो कुछ हिस्टोलॉजिकली के बारे में हम डिस्कस करें सिरेमिक। तो पहले क्या दिमाग में, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जो मटेरियल है उसे अच्छे अच्छे पुराने टाइम, इजिप्ट टाइम में 70-89 के टाइम में बहुत सारे 70-89 में तो चलो डेंटल में भी आ गया था। उससे पहले क्या करते, इजिप्ट में बड़े अच्छे अच्छे पॉट बनाने लगे थे लोग, पॉट बनाने लगे थे। और उस समय भी टूथ का कुछ डेंचर वाला था तो देखते थे गन्ने गन्ने, तो कुछ ने सोचा क्यों ना स्पॉट का एक लेयर दांत पे लगा रहता तो इतना अच्छा। फिर धीरे धीरे पहली बार जब 70-89 हुआ तब पहली बार उसको वो सिरेमिक होल जितने कंपाउंड जो पूरे नेचुरली मिलते हैं या नेचुरल हम लोग बनाते हैं एक तरह से बोले तो
तो और उसके कुछ पार्ट पोर्सलिन कहते हैं जो हम लोग डेंटल में यूज करते हैं। तो सिरेमिक लार्ज पार्ट को कहेंगे और पोर्सलिन तुम्हारा स्मॉल पार्ट को कहेंगे। ठीक है। अब फिर 1808 में क्या हुआ कि इटालियन डेंटिस्ट ने पोर्सलिन टूथ को यूज किया गया डेंचर बेस में। आजकल तो पोर्सलिन टूथ को यूज नहीं करते डेंचर बेस में। अगर पोर्सलिन टूथ को तुम लोग यूज करने लगो डेंचर में, तो वो सबसे अच्छी बात उसका क्या है, वो घिसता ही नहीं है। अब घिसता नहीं है तो अगर उसके अपोजिट में नेचुरल टूथ हुआ तो नेचुरल टूथ को घिस देगा। अगर एक्रिलिक टूथ हुआ तो एक्रिलिक टूथ को घिस देगा। या अगर दोनों ही पोर्सलिन हुआ तब क्या होगा, तो दोनों पोर्सलिन हुआ तो पेशेंट को दो चीज होगा, एक तो उसका बहुत कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा चीज क्या होगा, क्या होता है कि हम लोग जो डेंचर बनाते हो तुम लोग या हम लोग, उसमें कुछ ना कुछ कास्टिंग सिंकेज कुछ ना कुछ एरर होता है। ठीक है। अब वो एरर जो होता है वो हमने एरर किया है, उसका जो जॉ है या माउथ है वो तो नहीं एडजस्टमेंट जानते हैं कि उसमें क्या एरर हुआ है। तो जब पेशेंट वो पोर्सलिन में पहनता है तो फिर क्या होता है कि वो उसको फोर्स लगाता रहता है, क्योंकि मसल्स क्या करता है, हर मसल्स का काम क्या रहता है, स्टेबल पोजीशन में जाना। तो क्या करेगा वो, उसको चाहेगा कि हमने ज्यादा हाइट का बना दिया तो उसको चाहे वो घिस के बराबर करना। तो पोर्सलिन में ऐसा हो नहीं पाता। एक्रिलिक में क्या होता है कि हम वो बहुत कमजोर रहता है, वो इजी से एट्रीट हो जाता है। जब कोई भी मस्कुलर कोई भी हमारा जो मसल फोर्स लगाता है कि हाँ च्यूइंग के लिए कुछ या कोई भी चीज के लिए, तो उसको लगता है कि नहीं ये जो तुमने बनाया है ये तो अनफिट है, ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट है। कम हाइट होगा तब तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ज्यादा हाइट में डिस्टर्ब करेगा तो मसल्स को ये बार बार रोकेगा, तो मसल बार बार इसको फोर्स लगाएगा। इसलिए क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के बाद देखते होगे जो डेंचर लोग पहन के आते हैं वो घिसे हुए रहते हैं, क्योंकि क्या कहता है मसल्स अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट करे। इसलिए हम लोग उसमें वर्ड यूज करते हैं न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल। तो न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल से क्या कहते हैं वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए 10 साल तक चला देते हैं। लेकिन ऐसा एडेप्टेशन पोर्सलिन में नहीं मिलता, क्योंकि वो एट्रीट होता ही नहीं। या तो बनाना हो तो एकदम आइडियल बनाओ जिसमें कोई दिक्कत ना हो। या पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पेशेंट प्रीफर नहीं करते, पेशेंट प्रीफर करते हैं कि नहीं मेरा अच्छा दांत होना चाहिए, सबसे महंगा वाला दांत होना चाहिए। पेशेंट 50-50 हजार देते हैं कि पोर्सलिन टूथ होना चाहिए एक एक टूथ। तो उस केस में क्या होता है, पेशेंट को बोलते हैं आपको कहीं भी दर्द होगा आप तुरंत आए, तो फिर हम घिस घिस के उसको नॉर्मल करते हैं। एक्रिलिक में क्या होता है, कुछ कुछ गलती हुआ कुछ दिक्कत हुआ वो भी एडजस्ट हो जाता है। ये हिस्ट्री था तुम्हारा। अब सिरेमिक जो डेंटिस्ट्री में यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब मेटल सिरेमिक या ऑल सिरेमिक, ठीक है, जिरकोनिया कुछ और नया नहीं रहता है, वही सिरेमिक ही का है एक। अब आता है शॉर्ट या लॉन्ग स्पान एंड एफपीडी की बात करते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं। लेमिनेट विनियर की बात करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब लेमिनेट विनियर क्या होता है, सिंपल सा वर्ड। लेमिनेट का मतलब ये होता है कोई चीज में लेमिनेशन लगाना, एक कवरिंग लगाना, और वो टूथ के आगे के सरफेस में लगाते हो इसलिए उसको विनियर कहने लगते हैं। इसलिए आजकल जेनरिक टर्म में लैमिनेट और विनियर कहने लगे, इसलिए विनियरिंग ऑफ टूथ कहते हैं। टूथ के आगे एक लेयर लगा देना, ठीक है। अब तुम एक पतला सा लेयर लगा तो जाहिर सी बात है ऐसा सिरेमिक होना चाहिए कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे भी सिरेमिक में सबसे कॉमनली क्या देखा जाता है, ब्रिटल नहीं देखा, इसलिए हाथ से छूटते ही वो टूट जाता है। देखे होगे उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता। इसलिए सिरेमिक को कभी भी, नेट नहीं चल रहा है बॉस, ठीक है। नेट नहीं चल रहा है तो मैसेज कैसे आ रहा है, कंटिन्यू करो जैसे भी। चलो तो ये तुम्हारा आर्टिफिशियल डेंचर टीथ में तुम लोग सिरेमिक जो बोला वो यूज कर सकते हो। फिर इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन इनले और ऑनले देखते होगे, हम लोग भी बनाते रहते हैं, या कंजर्वेटिव वाले भी बनाते रहते हैं। इनले ऑनले छोटा सा कैविटी प्रिपेयर कर देंगे, उसमें ऐसा प्रिपरेशन करेंगे तो डाइवर्जेंट टाइप का, ताकि उसके एक्स्ट्रा ओरली शेप का इनले ऑनले बन जाए। और तब अब इनले किसको कहते हैं, ऑनले का इनले से नाम ही से लगा है अंदर वाला, ऑनले से नाम से लगा था बाहर वाला। और इससे भी ऐसे तुम मान सकते हो, इनले मतलब हुआ अंदर, ऑनले मतलब अंदर और बाहर के बीच में कुछ कनेक्शन, और उसका बाद क्राउन, क्राउन मतलब फुल कवरेज। इनले क्या होता है, इंटरनल रेस्टोरेशन एक तरह से कह सकते। ऑनले क्या कर सकते हो, इंटरनल रेस्टोरेशन के साथ कोई एक कस्प को भी इन्वॉल्व कर लेना। और क्राउन क्या कहोगे, या तो पूरा कस्प को इन्वॉल्व करेगा या हाफ कस्प को भी। क्राउन भी बहुत टाइप से होते हैं ना, 5 से क्राउन रहता है, 7/8 क्राउन रहता है, 3/4 क्राउन रहता है, ठीक है। इसलिए सिरेमिक पोस्ट एंड कोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिरेमिक के पोस्ट एंड कोर्स नहीं आते, सिरेमिक के भी पोस्ट एंड कोर आ जाएंगे। जब तुम बाहर से एक्सटर्नली हेल्प करने के लिए क्राउन लगा रहे हो, तो इंटरनल क्यों ना हेल्प करने के लिए भी क्राउन लगाओ।
इनफैक्ट बहुत केसेस में तो ऐसा होता है कि छोटा सा स्ट्रॉन्ग टूथ नहीं है तो जो पोस्ट एंड कोर बना वो वैसे प्रिपरेशन बना दो, वैसे लैब में दे दो, वैसे ही बना के आ जाएगा। तो मतलब क्राउन के साथ एक लंबा सा शार्प एंड अंदर से लिंगो अंदर की साइड से निकला रहेगा, बिल्कुल लगेगा जैसे पूरा पोस्ट बाहर आ जाता है, जिससे इसको तुम चिपका सको। सिरेमिक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट, नॉर्मली लोग मेटल ब्रैकेट यूज करते हैं, तो उन लोग को एस्थेटिक दिखने में बड़ा दिक्कत होता है, तो उस केस में सिरेमिक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट को तुम लोग से अगर पूछा जाए तो ये यूज कर सकते हो। तुम देखो इंडो में यूज कर सकते हो, ऑर्थो में यूज कर सकते हो, प्रोस्थो में तो यूज करना ही करना है। अब ये सिरेमिक, कुछ को मेटल के ऊपर सिरेमिक दिया है, कुछ में नॉर्मल सिरेमिक, यहाँ देखो ये सिरेमिक, इसलिए एस्थेटिक वाइज थोड़ा सही रहता है, लोग इसलिए यूज करते हैं इसको। ये ऑल सिरेमिक की बात कर रहे हैं, इसमें मेटल सिरेमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग सिरेमिक को कुछ यूज के अकॉर्डिंग। तो तुम लोग जो सिरेमिक ये तुम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे हो या कुछ भी वर्क करोगे तो तुम लोग पता होना चाहिए सिरेमिक इंसाइजर सिरेमिक के नाम से आता है, डेंटाइनल सिरेमिक के नाम से आता है, जिंजाइवल सिरेमिक के नाम से आता है, ग्लेस सिरेमिक के नाम से आता है, एंड सिरेमिक स्टेन से नाम से आता है। लैब में जनरली क्या होता है, लोग सिरेमिक स्टेन रखते हैं और कोई एक सिरेमिक रख लेते हैं, उसी से काम चला देते हैं, लेकिन आते हैं इतने इतने टाइप के, ये पता होना चाहिए। अब बहुत बार क्लासिफाई ऐसे भी करते हैं सिरेमिक को, जैसे ओपेक कह सकते हो, जैसे हम लोग बॉडी जिससे बना ओपेक का यूज ओपेक रहता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट रहता है एंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसलूसेंट बीच वाला पार्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंट एकदम आगे इंसाइजर एज वाला पार्ट रहेगा। इस तरह से भी यूज करते हैं सिरेमिक को, मतलब क्लासिफाई करते हैं। अब कुछ कंपोजिशन होता है, सिरेमिक किस कंपोजिशन से है, किस कंपोजिशन सबसे बेस्ट है, ये इसमें जानेगा। और पहले तो कौन कौन कंपोजिशन मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से एल्यूमिना बेस सिरेमिक आया, उसका जिरकोनिया बेस सिरेमिक आया। अभी जो बोलते हैं ना जिरकोनिया है, जिरकोनिया वो भी एक सिरेमिक है जिसमें जिरकोनिया मिला। जिरकोनिया एक तरह से मेटल है ना, एल्युमिनियम जिरकोनिया, ये तो जो टेबल देखोगे, कल जो टेबल दिखा तो उसमें से एक मेटल की तरह यूज करता है, ये मेटल है। उसके बाद ग्लास सिरेमिक आया, जो हम लोग बोलते नहीं है, यहाँ पे बोला जाता है कि 1000 वाला कैप जो रहता है, और बोलते हैं कि ये देखो ये ग्लास सिरेमिक है। ग्लास सिरेमिक, अरे ग्लास सिरेमिक की बात कर रहे हैं ना, तो ग्लास सिरेमिक भी एक सिरेमिक। अच्छा से यहाँ पे जो दे रहे हैं 1000 वो ग्लास सिरेमिक नहीं होता, ये दिमाग में रहना है तुम लोग को। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कैसा होता है, कैसे बनता है, तब लगेगा कि ये तो ऐसे ही बस बोल देते हैं, ग्लास में होता नहीं कुछ है ना। फिर ल्यूसाइट बेस ग्लास सिरेमिक की बात है। अब उस ग्लास सिरेमिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ल्यूसाइट एक मटेरियल, ये मेटल यूज करने लगे थे इसलिए। फिर लिथियम डाइसिलिकेट जो आ रहा है, जो आजकल बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, जो लिथियम डाइसिलिकेट बेस, तो जो नाम दिया जाए ना सिरेमिक को, जिरकोनिया लगाना है, ये ग्लास लगाना है, या लिथियम डाइसिलिकेट लगाना, तो ये इस वजह से है, उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लैब वाले से तुम में जाओगे तो एल्युमिनियम बेस्ड भी तुम लोग हो सके देखोगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग मेथड की बात करोगे, कैसे प्रोसेसिंग करते हो, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। अब जो सिरेमिक को भी कास्टेबल करते हैं, आजकल सिर्फ कैड कैम आ रहा है तो हम लोग ये भूल गए हैं कि सिरेमिक को ऐसे ही बना सकते हैं। तो सिरेमिक को भी कास्टेबल करते हैं, सिरेमिक को प्रेसेबल करके, ये बताऊंगा अभी कैसे कैसे मेथड, एंड देन पार्शियल सिंटरिंग और ग्लास इनफिल्ट्रेशन मेथड जो होगा, और स्लिप कास्टिंग मेथड एंड कैड कैम, जनरली कैड कैम के बारे में जानते होगे। नाउ सिंटरिंग टेम्परेचर, सिंटरिंग मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाना, जैसे कि कोई जैसे कि कैंडल ही है, अब कैंडल को हीट करोगे तो कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल रहेंगे, वो सब एक फॉर्म में हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है, उसी को सेंट्रिंग करते हैं, मतलब टेम्परेचर देखिए एक तरह से मिक्स कर देना। अब सेंट्रिंग टेम्परेचर तो जो सिरेमिक होता है उसके भी कुछ सेंट्रिंग टेम्परेचर रखा गया है, कितना में वो इजी टू मिक्सअप या यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो उसमें एक हाई फ्यूजिंग आता है, मीडियम फ्यूजिंग आता है, लो फ्यूजिंग, अल्ट्रा लो आता है। तो बिल्कुल ऐसे याद करो, 1350 से ज्यादा रहेगा तो फिर तुम्हारा हाई फ्यूजिंग, अल्ट्रा लो 850 से कम होना चाहिए, बाकी बीच में तुम देख लो 800 से 1100 और 1100 से 1300, ठीक है। अब जो तुम्हारा हाई फ्यूजिंग और मीडियम फ्यूजिंग वाला है, वही यूज करते हैं हम लोग ये डेंचर के टीथ के लिए। अगर तुम लो फ्यूजिंग या अल्ट्रा लो फ्यूजिंग वाला यूज करोगे तो फिर क्या होगा,
गर्म पानी या कुछ ऐसे पिए और फिर पता चला कि उसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा रहा, या लेकिन यहाँ गर्म पानी का नहीं आएगा, यहाँ पे कास्टिंग जब करते हैं ना तब हमारा जो कास्टिंग रहता है, जब वो कुछ कल क्लास में बता रहा था कि ये जो जिप्सम बॉन्डेड और सिलिका बॉन्डेड, जिप्सम बॉन्डेड मैंने बताया था 700 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है, और सिलिका बॉन्डेड पे कितना बताया था 900 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो इन दोनों का अगर 900 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, इसलिए अगर इन दोनों के पोर्सलिन को तुम उसमें डाल दोगे डेंचर में, दांत तो नहीं बचेगा, उसके साथ साथ पूरे डेंचर के साथ ही पोर्सलिन मिक्स हो जाएगा, मतलब वो डेंचर पोर्सलिन हो जाएगा बिना दांत का, ठीक है, मतलब डेंचर में एक्रिलिक के साथ पोर्सलिन मिक्स रहेगा डिफरेंट कलर में। इसलिए तब कभी भी याद रखना, कभी भी लैब में भी कोई काम करो, कोई पोर्सलिन बोलो तो दिमाग में ये होना चाहिए यार ये हाई फ्यूजिंग मीडियम फ्यूजिंग है, ठीक है ना, अपना बेसिक नॉलेज जरूरी है इसलिए। लो और अल्ट्रा लो फ्यूजिंग किस में यूज करते हैं, क्राउन और एफपीडी में। तो उसका मतलब जो क्राउन और एफपीडी में जो फायरिंग करते हैं टेम्परेचर, उसका मतलब इससे पता चल जा रहा होगा कि कम से कम 800 850 से कम ही होगा, ठीक है। मशीन जो यूज करते हो कम से कम इतना भी कॉमनली यूज करना है कि हाँ कितना टेम्परेचर रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है ना। और तुम सिरेमिक को कुछ टाइप में डिवाइड कर, जैसे सिलिकेट सिरेमिक की बात कर रहे हो, सिलिकेट मतलब ग्लास ही होता है अल्टीमेट, तो ये ग्लास ही की बात। फिर ऑक्साइड सिरेमिक की बात कर रहे हो, तो ऑक्साइड मतलब जिसमें ग्लास फेजी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कुछ नॉन ऑक्साइड सिरेमिक को भी रखा गया है, बस ये नॉलेज पर्पस के लिए है, लेकिन नॉन ऑक्साइड वैसे डेंटिस्ट्री में तो बिल्कुल ही नहीं यूज हो सकते, ठीक है, ग्लास सिरेमिक कॉमनली यूज होते हैं। अब पोर्सलिन क्या है, सिरेमिक कंपोज ऑफ ग्लास मैट्रिक्स फेज एंड वन और मोर क्रिस्टलिन, जो बेसिक डेफिनेशन तुम लोग से पूछा जाए तो मैंने क्या बताया, सिरेमिक एक बड़ा चीज, उसमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो ग्लास से बना हुआ एक तरह से रहेगा, ग्लास मैट्रिक्स से बना हुआ रहेगा, दैट इज योर पोर्सलिन, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल पोर्सलिन आर सिरेमिक बट नॉट ऑल सिरेमिक आर पोर्सलिन। जाहिर सी बात है, अब कोई बड़ी चीज से छोटा चीज निकलेगा तो जितने छोटे चीज हों सब बड़ा ही चीज का पार्ट, लेकिन कभी बड़ा चीज पूरे छोटे चीज का नहीं रहेगा, ऐसा याद है। ना कंपोजिशन ऑफ पोर्सलिन की बात करोगे तो पोर्सलिन भी एक तरह से तुम्हारा सिलिका रहता है, और सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में देखे होगे, तुम्हें पढ़े होंगे, टेट्राहेड्रल मतलब 3D, ठीक है। और सिलिका बॉन्डिंग में एक चीज फायदा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत आता है, इसलिए कल जो बताया था तुम लोग को फॉस्फेट वाला इन्वेस्टमेंट, उसमें भी बॉन्डिंग रहता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्योंकि सिलिका में तो ये कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, तो इसमें भी यही बोल रहा है कि जो सिलिका से बना हुआ रहेगा तो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन सिलिका नेट, ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा कि हाँ पोर्सलिन का बॉन्डिंग तो ठीक है। नाउ ग्लास मॉडिफायर, अब यही सिंपल सा वर्ड, पोर्सलिन में सबसे इंपॉर्टेंट था वो ग्लास मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ मॉडिफायर तो रहेंगे ना, इसमें तुम्हारा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो कॉमनली यूज करते हैं, तो ये सब जो है फ्लो डाउन द फ्यूजिंग टेम्परेचर, अब इतना भी ज्यादा इसका फ्यूजिंग टेम्परेचर हो जाता है कि हम लोग उसको मॉडिफाई ही नहीं कर पाते, बना ही नहीं पाते, इसलिए इसको हम लोग डालते हैं ताकि उसका फ्यूजिंग टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग चेंज करे, किस टेम्परेचर में डाल रहे हैं, ये जनरली मैन्युफैक्चर कंपनी बना कर भेजता है, इसलिए हम लोग कंपनी से डायरेक्ट बोलते हैं ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, ये दे देता है। नाउ ये कॉलिन जो है वो भी तुम्हारे बाइंडर की तरह काम करता है, सिंपल सा, क्योंकि कभी भी जो मैट्रिक्स होता है और उसके बाद जो उसमें मटेरियल ये रहेंगे स्ट्रक्चर, उन दोनों को बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ बाइंडर चाहिए, तो सिंपल सा पोर्सलिन क्या होता है, ग्लास मैट्रिक्स और कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, उस पार्टिकल को ग्लास मैट्रिक्स में डालो उसको बाइंड कर दो, तो वही चीज बाइंडर हो गया, और फिर जो ग्लास मैट्रिक्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए कम करने में कुछ ये रख लिए। ओपेसिफायर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओपेसिफायर मुझे जहां तक लगता है ओपेसिफायर बहुत जरूरी रहता है रहना हर में, नेचुरल टीथ की तरह दिखाने के लिए ओपेसिफायर, हम अपने उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं हाँ इसको इतना रखना है इसको इतना रखना है, ठीक है। और ये तुम्हारा एल्यूमिना ही एक मेन काम करता है ये इसके लिए, ठीक है, ठीक है। अब जो कलर मॉडिफायर भी तुम लोग, कलर मॉडिफायर की जरूरत है शेड्स, ये शेड सिलेक्शन के लिए, ठीक है, तुम लोग को दिखाते रहता हूँ कितना शेड रहता है दांतों का,
उसके लिए कुछ ना कुछ तो रखोगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को पता भी होना चाहिए कि जो कलर जो तुम लोग को मिलता है ये गिन चुन के इतना ही कलर रहता है, कुछ इसी को तुम लोग को मिक्स करके अपने अकॉर्डिंग बनाना रहता है, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर ब्राउन। और सबसे अच्छी बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए तुम लोगों को कि ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा ऑक्साइड है जिसके कारण ये कलर है। तो टाइटेनियम है इसलिए येलो कलर है, कॉपर हमेशा ग्रीन ही रहता है, कोबाल्ट हमेशा ब्लू रहता है, मैग्नीज लेवेंडर, निकल ऑक्साइड ब्राउन। कुछ पोर्सलिन के अदर एस्पेक्ट भी देखेंगे, जैसे फेल्डस्पेथिक पोर्सलिन, सबसे कॉमनली यही यूज होता है, ठीक है। और जब इसको हाई टेम्परेचर पे इसलिए इसमें इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। जब इसको हाई टेम्परेचर पे दोगे ना तो ये तुम्हारा लिक्विड ग्लास एंड क्रिस्टल फॉर्म ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड सेक इन ग्लास फेज, ठीक है। ये मैं भी इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूँ कि ये कैसे चेंज होता है कैसे नहीं होता है। बस इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग मतलब एक हाई टेम्परेचर के कारण ये अपना फेज चेंज करता है, ठीक है ना। बस इतना जानना है और कुछ नहीं। नाउ ग्लेज पोर्सलिन, देखो ग्लेजिंग मतलब क्या होता है, ग्लेजिंग मतलब होता है ग्लेजिंग भी एक तुमने हीट दिया, कोई चीज को हीट देते हो, और वो क्या करता है, वो हीट करके यूनिफॉर्म हो जाता है, इसको ग्लेजिंग कह सकते हो। या दूसरा ग्लेजिंग ऐसे कह सकते हो जैसे कि कोई चीज को तुम लोग को पॉलिश करना हो, जैसे जो तुम लोग ब्लॉक बनाते हो स्क्वायर रेक्टेंगल, जो इसका होता है पीओपी का ना, पीओपी का जो ब्लॉक बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि तुम लोग जब ब्लॉक बना देते हो उसके बाद क्या करते हो, पीओपी को हल्का सा मिक्स करके गीला करके उसके ऊपर हल्का सा जैसे वैसे समझो आइसक्रीम देखते हो ना, आइसक्रीम को डिप करते हैं वो चॉकलेट में, तो पूरा यूनिफॉर्म जैसा एक बना था, वो भी एक तरह का ग्लेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एक स्पेशल टाइप ऑफ कलरलेस पोर्सलिन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लास मॉडिफायर। ये इतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन ग्लेज का मतलब ये होता है। स्टेन पोर्सलिन की बात करोगे, स्टेन देने का काम करेगा, ओपेकर पोर्सलिन ओपेकर के लिए काम करेगा। नो, मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन की बात करते हैं। अब मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन, जो भी यहाँ पे क्राउन बनता है उसको रेस्टोरेशन ही की बात करते हैं। रेस्टोरेशन मतलब होता है कि कोई चीज एनाटॉमिकली चीज हट गया तो उसको फिल करके भर दो, तो यहाँ क्राउन भी कम किया हमने कट करके, तो उसको फिल किया, इसलिए उसको मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन या सिरेमिक रेस्टोरेशन की बात करोगे। एक सेकेंड। ओके भाई। हाँ, तो ये मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन की बात कर रहे हो, तो मेटल सिरेमिक में क्या बताया, मेटल कोर गिव स्ट्रेंथ टू रेस्टोरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट आया है कि पहले कि हम लोग डायरेक्ट सिरेमिक नहीं देते थे, क्योंकि हमें पता है सिरेमिक बहुत ब्रिटल होता है, आज भी देखते हो हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आया कि मेटल देना चाहिए। इनफैक्ट सिरेमिक का जो टीयर स्ट्रेन नहीं अच्छा होता है, सिरेमिक के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन भी क्या होना चाहिए, एकदम जो तुम लोग जब क्राउन बनाओगे तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए जो डॉक्टर ने क्राउन बना के ये प्रिपेयर करके दिया वो सही किया है कि नहीं। अगर फ्लैट सरफेस नहीं मिला तुम लोग को तो समझो क्या कि तुम लोग जो भी सिरेमिक बना के दो टूट जाएगा, फिर वो तुम लोग पे आके चढ़ेगा कि अरे यार तुम लोग कैसे बना के दे रहे हो, नहीं पता। तो बेसिकली तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो सिरेमिक होता है उसमें क्या होता है कि उसका कम से कम जो
उसको हम लोग बट ज्वाइंट कहते हैं। बट ज्वाइंट होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो जब एकदम परपेंडिकुलर इस पे जब फोर्स लगेगा तब ये रुक पाएगा। अगर ये राउंड बर से किसी ने बना दिया सिरेमिक, और उस पे तुम लोग सिरेमिक बना रहे हो, तो उस पे राउंड बर से बनाया मतलब एक्यूट एंगल कोई भी 90 डिग्री रहेगा ही नहीं। तो अब जो भी सिरेमिक बना के दोगे वो उस पे फोर्स नॉन एक्सियल लगाएगा, नॉन एक्सियल लगाएगा तो मार्जिन से टूट जाएगा। फिर वो आके बोलेगा अरे यार कैसा कैप बनाए हो, कैसा है, या फिर तुम लोग को लगेगा अरे यार गलती हो गई, ये हो गया। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि नहीं, गलती आपकी है इसलिए टूटा है, कि अब नहीं बनाना है क्योंकि आपने गलत प्रिपेयर किया, फिर से बना के लाए। इसलिए हमेशा फ्लैट एंड वाले ही बर जरूरी होता है। ऑल सिरेमिक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल सिरेमिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेटल सिरेमिक में क्या हो जाएगा, अगर मेटल सिरेमिक में फ्लैट एंड वाला दे दोगे तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस क्या होता है कि तुम्हारा जो दोनों के बीच में गैप उतना मिलेगा नहीं कि मेटल के साथ अच्छे से सीमेंट यूज हो पाए। लेकिन हम लोग एक तरह से मान के चलो मेटल सिरेमिक में दे सकते हो बस फ्लैट एंड वाले, लेकिन ऑल सिरेमिक में कभी भी राउंड बर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब हमेशा तुम्हारा जो ये होना चाहिए, कोई भी प्रिपरेशन का तुम लोग नेक्स्ट टाइम जो आएगा आओगे तो देख लेना कैसा प्रिपरेशन होता है, ये कैसा सरफेस दिखता है, एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ठीक है, ऑल सिरेमिक के लिए। और मेटल सिरेमिक का पहले यही कॉन्सेप्ट है कि सिरेमिक तो इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो मेटल अगर बेस में दे देंगे तभी स्ट्रांग होगा। इसलिए सिरेमिक का हल्का सा लेयर और मेटल के लिए उसमें देखा गया है कि आपका प्रिपरेशन वैसे तो नियरली इक्वल ही रहता है दोनों का, ठीक है ना। तो एंड उसमें क्या क्या दिक्कत, देयर शुड बी अ गुड बॉन्डिंग क्वालिटी बिटवीन मेटल एंड सिरेमिक। तो उसके लिए तुम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट होता है, बॉन्डिंग भी अच्छा होना चाहिए। बॉन्डिंग अच्छा होने के लिए बहुत सारी चीज करना पड़ता है, ठीक है ना। कल मैंने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया कि दोनों का एकदम मैच होगा, नहीं मैच हुआ तो क्या होगा, टूट जाएगा कोई ना कोई, या तो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। दो मटेरियल को एक साथ बनाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हाई पॉइंट कभी भी होता है मेटल से, देखते हो वहां से चिप ऑफ हो जाता है, बहुत बार अच्छे से बॉन्ड नहीं होता, ऐसे चिप ऑफ हो जाता है, ठीक है। वो सब भी ध्यान देना रहता है, ठीक है ना। नाउ टाइप ऑफ मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन। अब कुछ कास्ट मेटल टाइप रेस्टोरेशन है और कुछ डायरेक्ट मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन। अब कास्ट में तुम्हारा कास्ट नोबल मेटल एलॉय, कल मैंने नोबल मेटल, बेस मेटल, टाइटेनियम के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और इसी तरह एक स्वैग्ड मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन में गोल्ड बॉन्डिंग प्लेट। ये स्वैग का मतलब एक तरह से बिल्कुल ऐसा हुआ, कोई क्ले को ऊपर चिपकाओगे तो पूरा जाके अच्छे से चिपक जाता है, वैसा टाइप का स्वैग मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन। वे ये ज्यादा तो चलता नहीं गोल्ड, ज्यादातर इसी पे बेस मेटल ही पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा तुम लोग से अगर कोई पूछे हुई तो कौन से यूज करते हैं, तो फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, ठीक है। इसका हाई कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन भी रहता है, ये एस्थेटिक वाइज भी बहुत सही रहता है इसका, इसलिए। अब मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो मेटल सिरेमिक में रेस्टोरेशन है तो पहला चीज है कि मेल्टिंग टेम्परेचर शुड बी हायर देन सिरेमिक फायर टेम्परेचर। अब सिरेमिक फायरिंग टेम्परेचर क्या होता है कि सिरेमिक को ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं और तब सिरेमिक उसको चिपकाते हैं, ठीक है। तो सिरेमिक का फायरिंग करते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है। तब अब दिमाग में ये हुआ कि अगर तुमने सिरेमिक को फायर किया और उसका टेम्परेचर है 700 और मेटल 500 में पिघल जाएगा, तब तुम सिरेमिक उसके ऊपर डालते जा रहे हो और वो मेटल बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे मोम को नहीं गिराते रहते हैं कोई प्लास्टिक के ऊपर, तो प्लास्टिक भाई गायब हो जाता, बचता है बस मोम का वो जो रेजिड्यू है, ठीक है। और हाई सैग रेजिस्टेंस पहले ये सब बताया था, सैग रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल, देन केमिकली बॉन्ड विद सिरेमिक, ठीक है। वैसे भी सिरेमिक के अंदर सिलिका रहता है जो ज्यादा अच्छा रहता है, तो केमिकल बॉन्ड हो जाए तो केमिकल बॉन्ड तो होना चाहिए, शुड बी हाई स्टिफनेस। ये कल डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में। नाउ स्टेप ऑफ फैब्रिकेटिंग मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन। मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन को कैसे बनाओगे, क्या स्टेप होगा, ठीक है। तुम लोग तो ये देखे ही होगे, मेरे से ज्यादा जानते होगे, ठीक है। जैसे बोल रहे कास्ट मेटल कॉपिंग फैब्रिकेशन बाय लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक से तुम लोग कास्ट मेटल कॉपिंग बना लियो, मतलब वही जो पहले कॉपिंग बनाया फिर इधर से कास्ट मेटल कॉपिंग बना लिया। उसके बाद क्या किया, क्लीन मेटल सरफेस एसेंशियल। कल मैंने बताया था कि सैंड ब्लास्टिंग
कुछ ऑक्साइड को भी हटाने में काम आता है, और कुछ रेजिड्यू को भी हटाने में काम आता है, जो फॉस्फेट वाले के साथ मैंने बताया था। डन टू इंक्रीज बॉन्ड एंड यूज ऑफ डायमंड एंड सिरेमिक। और यहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग तुम्हारा मैकेनिकली पोर्स बना भी देता है, जिससे कारण मैकेनिकली बॉन्ड बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करोगे, डिगेसिंग जिसको कहते हैं। डिगेसिंग मतलब होता है कि ऑक्साइड लेयर को हटा देना। अब ऑक्साइड लेयर को क्यों हटाते हैं? ऑक्साइड लेयर को इसलिए, एक तो तुम्हारा जो कलर चेंज रहता है, देखते होगे क्या कि तुम लोग बनाते हो तो ब्लैक ब्लैक बन के आता है, एक ग्रीन ग्रीन करके बन के आता है। तो फिर उसको डिगेसिंग करेंगे, कलर हटाते हैं। तो पहला स्टेप तुम्हारा कुकिंग रहा, सिंपल से। दूसरा फिर इधर सैंड ब्लास्टिंग, फिर डीगेसिंग। उसको डीगेसिंग कहते हैं, बस इतना याद रखना। 980 डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं। मुझे भी नहीं पता ये कौन सा मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा ओपेकर पोर्सलिन एंड फायरिंग के लिए यूज करेंगे उसके बाद, ठीक है। जब तुमने मेटल का बना दिया तो उसके ऊपर तुम्हारा ओपेकर पोर्सलिन यूज कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। नाउ डेंटिन पोर्सलिन, फिर इनेमल पोर्सलिन, फिर इंसाइजर एरिया में ये, और फिर जिंजाइवर पोर्सलिन भी यूज कर रहे हैं। इसलिए जिंजाइवर पोर्सलिन जरूरी है लोगों के पास भी होना। यहाँ पर के वाले को भी मुझे नहीं लगता ज्यादा आइडिया है जिंजाइवर पोर्सलिन का, लेकिन तभी यूज करता है वो। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, ये सब तुम्हें ज्यादा इसके बारे में पता होगा जो देखे होंगे। जो नहीं देखे होंगे तो फिर इसमें से देख लो। फिर ये सरफेस कैरेक्टराइजेशन है। कैरेक्टराइजेशन मतलब एस्थेटिकली कुछ चीज को चेंज करना, एक तरह से उसको कहते हैं, इसमें ये किया गया है। फिर जब सब कुछ कर देते हो तो उसके बाद क्या करते हो, ग्लेजिंग करते हो, ठीक है। ये सब करते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योरिटी ध्यान देना, ठीक है ना। बहुत बार क्या करते हैं कि जो लोग मेनली मुझे लगता है ज्यादातर डॉक्टर लोग की गलती रहती है, वो लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल कस्प जो होते हैं, ठीक है ना, तुम लोग को पता होना चाहिए कि मैक्सिला में फंक्शनल कस्प पैलेटल होता है, मैंडिबल में फंक्शनल कस्प ये बक्कल होता है या लेबियल होता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, इस फंक्शनल कस्प को जब ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं तो उस फंक्शनल कस्प को ज्यादा प्रिपरेशन होना चाहिए नॉन फंक्शनल कस्प। लेकिन क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग में कोई करता नहीं है, या कोई करता है तो ज्यादातर लोग ने। उसके कारण क्या होता है, जब तुम लोग कोपिंग बनाते हो तो बहुत थिन कोपिंग रहता है। अब थिन कोपिंग रहता है तो दिमाग में आता है यार इतना थिन कोपिंग है, ये तो परफोरेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। मैं बोल दूंगा क्या कि डॉक्टर की कि यहाँ पे आपने कम गैप रखा था, जैसे चंदन भैया जो कॉमनली करते हैं, आपने कम गैप रखा, ऊपर के दांत को कट कर दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मोटा बना के लिया आपने। अब जिसके कारण क्या होता है, हर चीज पूरा ये तुम्हारा प्री मैच्योरिटी की तो ऑक्लूजन ही नहीं करता, हर में हाई पॉइंट रहता है, हर में हाई पॉइंट रहता है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, और कि हाँ या परफेक्ट ना हो जाए या खराबी ना हो जाए, इतना पतला आपने गैप रखा, ये तो आपकी गलती, बात सही है। वो पूरा डॉक्टर की गलती है, लेकिन भैया को बनाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो सोचते हैं इतना पतला बनाया, क्योंकि क्योंकि ये डॉक्टर को पता ही नहीं है कि पतला क्यों हुआ, क्योंकि वो फंक्शनल कस्ट को कम ज्यादा नहीं किया, इसलिए। तो ये सब केस तुम लोग को ध्यान देना चाहिए, जब भी आए तुम लोग के पास तो पहले चेक कर लो कि डॉक्टर की क्या गलती है, ताकि तुम बता सको उन्हें ये आपकी गलती है, देखिए ऐसा करेंगे तो ये खराब होना ही है, ये खराब हाई पॉइंट आएगा, फिर ऊपर के दांत आप कीजिएगा, पेशेंट बोलेगा मुझे ससनाट हो, आप बोलेगा हाई पॉइंट नया बना के लाओ, फिर बैठे रहेंगे हम लोग। या फिर ग्लेजिंग हो गया ना, फिर अब आते हैं कंडेंसेशन और पोर्सलिन की बात करते हैं। ये स्पेलिंग गलत, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर या कुछ अदर व्हीकल, कुछ लिक्विड जैसा रहता है, मैंने भी नहीं मिक्स कैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ पास, लेकिन कुछ लोग तो नॉर्मल सलाइन से भी देखा हो मिक्स करते हो, डिस्टिल वाटर से मिक्स करते हो, ठीक है। और उसको ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अब क्या एम होता है कंडेंसेशन का, ठीक है। अब तुम जो फायरिंग करते हो, टेम्परेचर दे रहे हो, फिर ठंडा हो रहा है तो श्रिंकेज होगा ही होगा, इसमें कम से कम श्रिंकेज कम होगा, जो वाटर रहेगा वो श्रिंकेज को कम करके रखेगा, श्रिंकेज कम होगा, पोरोसिटी कम होगा। अब उसको एक बार क्या क्या मेथड होता है मिक्सिंग का, एक कंडेंसेशन मतलब सिंपल सा मिक्सिंग एक तरह से। तो वाइब्रेशन मेथड जो ज्यादा सही है, स्पैचुलेशन खुद से ही, या ब्रश टेक्निक जो लोग आजकल यूज कर रहे हैं कि एक ही बार स्मूथ है, या अब पता नहीं यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सर ब्रशी टेक्निक यूज करते हैं मुझे लगता है,
वाइब्रेशन नहीं यूज करते, ठीक है। वाइब्रेशन में तुम्हारा माइल्ड वाइब्रेट यूजिंग सेरेटेड इंस्ट्रूमेंट और एक्सेस वाटर सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बेंट पेपर। वाइब्रेट करोगे तो जो भी एक्स्ट्रा पानी लगे फिर एब्जॉर्बेंट पेपर रखो, या कुछ लोग एब्जॉर्बेंट पेपर नहीं रखते, कुछ रुमालें रखते उससे खींच लेते हैं। स्पेचुलेशन में अच्छे से स्पेचुलेशन करते हैं, उससे हो जाता है। प्लस में पाउडर लिए वाटर से मिक्स किए लगाते गए, वेट करते गए लगाते गए। नाउ फायरिंग साइकिल ऑफ सिरेमिक की बात, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा कि फायरिंग किसको कहते हैं, फ्यूजिंग एंड सिंटरिंग ऑफ द पार्टिकल कंडेंस मास कॉल्ड फायरिंग। सिंपल सा तुमने हीट दिया, दोनों फ्यूज हुआ, उसी को फायरिंग कहते हैं, ठीक है। और पोर्सिन फर्नेस में यूज करते हैं। कल ही मैंने बताया था सिल्वर नहीं होना चाहिए, सिल्वर होने से क्या होता है पोर्सिन फर्नेस में ग्रीन ग्रीन कलर होगा, कहीं लिखा होगा हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। जब सब कुछ ना पहले प्री हीटिंग करते हैं, ठीक है। इसको कंडेंस मास शुड नॉट बी प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू हॉट फर्नेस, रेज टेम्परेचर ग्रेजुअली नॉन एज प्री हीटिंग, ठीक है। ऐसी जलता हुआ आग में नहीं डाल देंगे, इसलिए सबसे पहले तो हल्का सा प्री हीट करते हैं, ठीक है। ये आइडियली वे है, ठीक है ना। अभी तुम्हारे में डिस्कस करने में तुम लोग बताओगे कि ये कि आइडियल है कि नहीं, जनरली ये आइडियल वे है। सब लोग सोने ना गए, रेडी है ना, सुन रहे हैं ना, रिप्लाई करो। थकने ना गए, कुछ ज्यादा नहीं ना थक गए। अनुभव समझ आ रहा है ना, अभी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या क्या सीखो वहां से जाके। अरे तुम तो ये कर मेरे से ज्यादा जानते होगे। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं तुम लोग के सीनियर से भी, ठीक है। तो सीनियर को बैठा के रखना, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मुझे भी नॉलेज हो जाएगा ना क्या क्या करना है। चलो ठीक है। अब वैक्यूम फायरिंग की बात करते हैं, ठीक है। जनरली डेंटिस्ट्री में वैक्यूम सबसे ज्यादा जरूरत होता है यार। एयर आ गया मतलब एयर मतलब बबल्स हो गया, ठीक है। ये क्या चैम्बर है ये तुम लोग समझ जाना। इसमें तो मैं देखता हूँ चंदन भैया को एकदम हीट के लिए डालते रहते हैं, प्री हीटिंग की तरह। नाउ स्टेज ऑफ फायरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे लो बिस्क स्टेज, मीडियम बिस्क स्टेज, हाई बिस्क स्टेज, ठीक है। लो बिस्क स्टेज में क्या होता है कि अभी एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ, पोरोसिटी है, ठीक है। मतलब पहला स्टेज है तो पोरोसिटी भी है, एडिशन भी नहीं कंप्लीट है, सिंगल लेकिन कम है क्योंकि हीट तो ज्यादा हुआ नहीं। अब मीडियम स्टेज में आएगा, ठीक है। हाँ यार फर्नेस था पता है यार, ठीक है। चलो, तो मीडियम बिस्क स्टेज की बात करोगे, इसमें क्या था कि ये तुम्हारा
इसमें धीरे धीरे वाटर जैसे जैसे हीट बढ़ा रहे हो तुम लोग तो वाटर लूज हो रहा है, वाटर लूज हो रहा है, एडिशन भी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। पोरोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और श्रिंकेज जो है और भी कम होते जा रहा है। हाई विस्क स्फीयर में कंप्लीट कोहेजन हो जाएगा, कंप्लीट मिक्सअप हो जाएगा, पूरा फ्यूज हो जाएगा, नो श्रिंकेज। जैसे लो मीडियम विस्क ये तुम्हारा फायरिंग के स्टेज है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना ये विस ट्रायल भेजने, विस ट्रायल भेजनी है, तो इस स्टेज के बाद डायरेक्ट भेज देना, मतलब तुमने अपना फायरिंग भी सब करके ले लिया, फिनिशिंग पॉलिशिंग कुछ नहीं किया, अब भेज दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पोर्सिलिन और मेटल में कैसा बॉन्ड मिलता है जिसके कारण दोनों चिपके रहते हैं। तो तुमने तो सैंड ब्लास्टिंग किया था, बहुत लोग तो उसमें स्टोन से भी बर यूज करके इसको थोड़ा सा पोरोसिटी बना देते हैं। ये सैंड ब्लास्टिंग ओके, उसके सैंड ब्लास्टिंग में तुम लोग पढ़ोगे तो शायद एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये सब कुछ रहता है। और भी बहुत टाइप, कुछ लोग तो लेजर भी आजकल यूज करने लगे, तो उससे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बढ़ जाता है। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए तुम्हारा क्या रहता है, जैसे बेस मेटल ऑक्साइड, जो ऑक्साइड नॉर्मली ऑक्साइड ही तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा, सिंपल सी बात समझो। तो ऑक्साइड इसलिए केमिकल बॉन्डिंग है, मैकेनिकल जो सैंड ब्लास्टिंग तुमने किया इंटरलॉकिंग के लिए, ठीक है। और मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन का क्या कारण फेलियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि फेलियर क्या कारण से होता है पेशेंट, क्योंकि कुछ भी होगा सब ब्लेम तुम लोग पे ही जाएगा कि हाँ भाई तुमने ही गलती किया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई क्या कारण है, ठीक है ना। ये मान के चलो यार बीएचयू से पढ़ के निकले हो, ठीक है ना, कम से कम 90% डॉक्टर से तो अच्छे ही हो गए, ठीक है। और नहीं विश्वास हो कि अच्छे नहीं हो तो चल जाना प्राइवेट क्लिनिक में, एक्सपीरियंस ले लेना, या जो कोई सीनियर रहते हैं उनसे एक्सपीरियंस ले लेना, ठीक है, तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फेलियर कैसे होता है मेटल सिरेमिक, तो पहले मैंने क्या बोला, प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट। तो पहले जो तुम लोग हाई पॉइंट बना के देते हो, हाई पॉइंट ही बनाना नहीं है। अगर हाई पॉइंट बनाना है तो दो ही, पहले तो दो ही मत, क्योंकि जो डॉक्टर को दोगे वो पेशेंट को बोले बंद धीरे से भी करे, पेशेंट जोर से बंद करने वाला है, और जहां जोर से बंद के टूटेगा ही। और फिर जिंदगी भर देखते हो हमारे रेजिडेंट कंप्लेन करते हैं, अरे चंदना देखिए आपका ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। ये यहाँ पे हाई पॉइंट का झंझट है। जैसे मैंने कितने बार अपने जूनियर को भी समझाया कि हाई पॉइंट होता है इसलिए टूटता है, इसमें तो लैब की भी पूरी गलती नहीं रहती है। हाई पॉइंट क्यों किया है ये देखना होगा कि उसमें लैब की गलती है कि तुम्हारा गैप की गलती है, ठीक है। अब क्या होता है कभी कि पेशेंट में बंद ही गलत करेगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा, अब इसको तो हम लोग नहीं ठीक कर सकते। उस केस में ये डॉक्टर को पहले ही पता होना चाहिए पेशेंट गलत बंद कर रहा है, ठीक है ना। या तुम लोग को पहले ही ये होना चाहिए कि हाँ अब देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि पेशेंट सब कुछ सही करे अच्छे से, तो है कोई हाई पॉइंट नहीं रहेगा तो गलती भी कोई नहीं देगा। प्रॉपर कट बैक डिजाइन, नो गिवन मेटल फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ तो कट बैक डिजाइन की बात बोला गया, ये प्रिपरेशन की बात बोला गया, ठीक है ना। एक प्रिपरेशन भी तुम्हारा सही होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा ये मेटल फ्रेमवर्क कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं बना होना चाहिए जिससे तुम्हें लगे ये जो ब्रेक करने में काम आए। जैसे नॉचिंग बना दिए, कुछ लोग क्या करते हैं भरोसे करते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए जिससे ये दिक्कत होता है। तो ये मतलब अपना कलाकारी नहीं करना, जो बेसिक रहता है जो भी दूध पे कलाकारी हो उसी के अकॉर्डिंग करना है, कुछ नहीं। ठीक है? अब कहाँ कहाँ होता है कॉमनली ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओपेक और पोर्सलिन, ओपेकर पोर्सलिन एंड इंट्रैक्शन जोन, जनरल इंट्रैक्शन जोन ही पे रहता है, इसलिए और कुछ उसी का आगे पीछे रहेगा, ठीक है। ये रहेगा, अब ये देख लो यहाँ पे बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रहे हैं, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या किया, इतना ज्यादा इधर का प्रिपरेशन कर दिया, ठीक है ना। एक तो प्रिपरेशन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए अगर सिरेमिक है, चलो कोई नहीं, ये भी किया तो कोई नहीं। दूसरा चीज इतना ज्यादा लोड बाहर किया गया एकदम फोर्स रहेगा टूट ही जाएगा, इसमें कम से कम मेटल भी थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर को देखो। ये एल्युमिनियम का रिएक्शन लेयर की बात कर रहा है, तो ग्लेजिंग और पोर्सलिन की बात करेंगे हम लोग। ये भी दो तरीके से होते हैं ना, एक सेल्फ ग्लेज या एड ऑन ग्लेज। सेल्फ ग्लेज की बात करें जब, जो मैंने नहीं बताया था ग्लेजिंग का हीट करते हैं, जब मोमबत्ती जैसा हीट करो तो उसको सेल्फ ग्लेज कहते हैं। तुमने हीट किया सब एक साथ यूनिफॉर्म हो गया, दैट इज योर सेल्फ ग्लेज। एड ऑन ग्लेज की बात क्या करोगे, मैंने क्या बताया था कि पाउडर के साथ लिक्विड कोई चीज को उसी का पाउडर लिक्विड, जैसे चूना को देखते हो ना, जब पहले रोड बनाते समय देखते हो, रोड जब बन जाता है उसके बाद वही चीज जो रहता है मिक्स कर देते हैं पाउडर वो लिक्विड और गिट्टी के साथ और पूरा एक तरह से फैला देते हैं,
वही एड ऑन ग्लेजिंग है जिसमें पाउडर मिक्स विथ लिक्विड और उसके ऊपर सरफेस पे डाल दिया। तो इसलिए दो टाइप के रहते हैं, एक होता है सेल्फ हिट किए खुद यूनिफॉर्म हो गया, एक तुमने उस पर ऐड किया। ठीक है। नाउ अब आता है क्या कि ग्लेजिंग क्यों करते हैं हम लोग। तो तुम लोग ग्रुप पे इतना मैसेज मैसेज खेल रहे हो, हाँ? अच्छा, मुझे लिखिए बहुत साल बाद आप भी प्राइवेट में आएंगे। अबे तो मैंने उस प्राइवेट की बात कहा है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे काम होते हैं। ठीक है, जब अभी गवर्नमेंट में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो प्राइवेट में कहाँ से काम करूंगा। ठीक है। ना एम ऑफ ग्लेजिंग प्रोसीजर की बात करोगे, ठीक है। अब ग्लेजिंग करने से क्या हुआ, ग्लेजिंग मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म करना मतलब स्मूथ करना। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिशिंग, सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई चीज में ऐसे नहीं तुम लोगों को करना है कि तुम लोग सिरेमिक बनाओ या मेटल बनाओ उसको अनपॉलिश करके छोड़ दो। अपने तरीके से पूरा पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही अनपॉलिश करके छोड़ दिया तो वहां पे भी छोटे छोटे पार्टिकल, पहले तो वहां पे बैक्टीरिया डिसलॉजमेंट, खाने का डिसलॉजमेंट, और दूसरा चीज कोई चीज का फ्रैक्चर भी वहां से बढ़ जाएगा, क्रैक प्रोग्रेशन से सब बढ़ जाता है। ठीक है, तो पॉलिश करके देना है। ठीक है। ये ग्लेजिंग से क्या हुआ, एक तरह से ग्लेजिंग भी क्या कर रहा है तुम्हारा इनिशियल पॉलिशिंग। पॉलिशिंग जो तुम क्या करते हो, बर्ड से पॉलिशिंग करते हो, फिर उसके बाद स्मूथ पॉलिशिंग करते हो, फिर और स्मूथ पॉलिशिंग करते हो। सब स्मूथ करने के बाद उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, कभी कभी तुम लोग एक्रिलिक का डेंचर बनाते हो। तो एक्रिलिक का डेंचर बनाते हो, उसको सब कुछ से पॉलिश कर देते हो। क्यों ना एक टाइम करोगे कि थोड़ा सा उसका हल्का सा उसका प्यूमिस पाउडर और लिक्विड मिक्स करके उसके बाद उसको एक बार अच्छे से उस पर फ्लो करवा दो, वो और ग्लेज कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो वो एक तरह से और स्मूथ कर रहे तो जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा वो उतना ही तुम्हारा क्रैक प्रोग्रेशन को रोकेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, लाइफ मतलब अच्छा लाइफ हो जाएगा, एब्रेसिव नहीं रहेगा। ठीक है। कुछ अदर मेटल सिरेमिक सिस्टम भी है, ठीक है ना, जो जैसे स्वैगर है, ज्यादा तो नहीं चलता, इसके बारे में मुझे भी नहीं ज्यादा पता है। इसमें गोल्ड जनरली यूज किया जाता है। ठीक है। और एडवांटेज, नो नीड ऑफ कास्टिंग। ठीक है, थिनर फॉइल। अब गोल्ड है, गोल्ड खुद ऐसा रहता है कि जिसमें कास्टिंग की जरूरत नहीं रहती है, खुद जैसे डालोगे उसमें जाके वैसे ही भर जाएगा। गोल्ड का पहले यही एडवांटेज था, ये वही गोल्ड वाला ही बोला। नो बॉन्डेड प्लेटिनियम फॉइल कॉपिंग फॉर मेटल सिरेमिक, ये भी ज्यादा पता नहीं, शायद यूज नहीं ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये बॉन्डेड प्लेटिनियम फॉइल है। अच्छा, ऑन डाई एंड लेयर ऑफ गोल्ड इज इलेक्ट्रोपोजिटेड। ये तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन करने वाले शायद मुझे लगता है सची में ज्यादा यूज होते होंगे। ये तुम्हारा बॉन्डिंग में सिरेमिक के लिए बढ़ाता है, केमिकल बॉन्डिंग इम्प्रूव वेटिंग गोल्ड। मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है बेटर फ्रैक्चर रेजिस्टेंस ड्यू टू मेटल स्ट्रक्चर, मेटल होने के कारण स्ट्रेंथ तो बढ़ जाता है। लेस रिमूवर टू स्ट्रक्चर नीडेड, मेटल सिरेमिक में कम स्ट्रक्चर रिमूव करने की जरूरत है, जबकि जिरकोनिया वाले केस में ऑल सिरेमिक ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बिटरनेस कमजोर रहता है, कम से कम मोटा स्ट्रक्चर नहीं बना होगा तो ऐसे फूट जाएगा। ठीक है। और मार्जिनल फिट बिकॉज ऑफ मेटल फ्रेम, मार्जिनल फिट भी इसका अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल फिट के लिए प्रिपरेशन भी इसका सही होना चाहिए। ठीक है। जैसे मेटल सिरेमिक के लिए तुम लोग से पूछा जाएगा कैसा आ, ये कटिंग का डिजाइन होना चाहिए, तो जो लेबियल सरफेस पे तुम्हारा फ्लैट एंड होना चाहिए, जिसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। और लिंगुअल सरफेस पे तुम्हारा क्या होना चाहिए मेटल सिरेमिक में, सैम्फर होना चाहिए। ठीक है, सैम्फर अच्छे से कनेक्ट करता है एक तरह से। डिसएडवांटेज क्या है मेटल सिरेमिक का, पुअर एस्थेटिक अंडरलाइन मटेरियल। मैं यदि तुम लोग से या मैं भी बोलता हूँ ऐसे ही कि अगर आप पूरा सिरेमिक लगा रहे हैं तो एस्थेटिक तो बेटर होगा, क्योंकि मेटल जो रहता है उसका ब्लैक रहता है, उसको कवर करने में तो आर्टिफिशियल जैसा रहता है। ठीक है। और लॉन्ग टाइम के बाद ये देखा जाता है कि तो मार्जिन जो रहता है वहां से ये पोर्सलिन हट जाता है तो ब्लैक ब्लैक कुछ दिखता रहता है। अब आते हैं ऑल सिरेमिक, जो जैसे तुम लोग जानते हो ऑल सिरेमिक की बात कर रहे हैं। ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन के बाद अब ये सिंटर्ड सिरेमिक हो, जो एल्युमिनिया रेनफोर्स या ल्यूसाइट रेनफोर्स है। कास्टेवर मैसिनेवर जो डाइकोर डाइकोर एमजीसी, ग्लास इनफिल्ट्रेशन इन सीरम एल्युमिनिया,
अब कभी सर तुम लोग ऑल सिरेमिक बनाओ ना, तो उसके जो ब्लॉक आते हैं उस पर नाम पढ़ लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। डाइकोर डाइकोर लगा है तो कास्टेबल पता चल जाएगा, ठीक है ना। जनरली कैड कैमी सिरेमिक रहेगा तुम लोगों के पास, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो आईपीएस ये सभी देख सकते हो, प्रिंसिपल वाला तो नहीं ना, ठीक है। और ये तुम्हारा ग्लास इंक्रीम एल्युमिनिया इंक्रीम स्पाइनर, तो ये वर्ड से तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा सिरेमिक है और कौन सा प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सबके बारे में जानना जरूरी है। अब आता है एल्युमिनिया रेनफोर्स सिरेमिक, ठीक है। सबसे पहले यही आया ही था, ठीक है। और एल्युमिना इसलिए मिक्स किया जाता है कि क्रैक प्रोग्रेशन ना हो, ठीक है। क्रैक प्रोग्रेशन एक तरह से क्रैक बनाना, सिंपल सा जो मतलब समझो, ठीक है। और ब्रिटलनेस तो रहेगा ही, इसलिए जो सबसे पहले स्टार्टिंग में वॉल सिरेमिक आया था पुश रहे थे उसके लिए दिखते ही नहीं थे, जो ऑक्लूजन में आएगा ब्रेक कर ही देगा। उसके बाद ल्यूसाइट आया, ठीक है, जो फेल्डस्पैथिक पोर्सिलिन जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, ल्यूसाइट या फेल्डस्पैथिक पोर्सिलिन बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए एल्मुना से वो एस्थेटिक भी अच्छा था, मतलब बाद में एस्थेटिक बनाया, बाद में स्ट्रेंथ भी इसका शायद अच्छा था। ये कास्टेबल सिरेमिक है। कास्टेबल सिरेमिक मतलब जो भी तुम लोग मेटल के साथ करते हो वैसे वॉल सिरेमिक के साथ करो। अभी तुम लोग क्या करते हो, देखते हो कि हम लोग जिरकोनिया नहीं बनाते, क्यों नहीं जिरकोनिया बनाते, क्योंकि हमारे पास कैड कैम है। लेकिन यहाँ देखो पास्ट में क्या था, ऐसा नहीं कैड कैम नहीं था तो वहां पे वॉल सिरेमिक कैसे बनाते थे, कास्टेबल था, कास्ट करके बनाते थे। उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन कास्टिंग प्रोसीजर के थ्रू बनाते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते हैं। तुम लोग से कभी कोई पूछे कि भाई वॉल सिरेमिक कैसे बनाता है, कैसे टेक्निक होता है, ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई कास्टिंग से भी हो सकता है। कास्टिंग से क्या डिसएडवांटेज था जिससे उसको कैड कैम जाना पड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैड कैम कितना महंगा मशीन, ठीक है ये, ठीक है। अब और कौन कौन कास्टेबल सिरेमिक में यूज करते थे, जो डाइकोर सिरेमिक होता है ना, यही कास्टेबल में होता था, यही मेल्टेड होता था, ठीक है। यही तुम्हारा मोल्ड बनता था जो भी है, फिर उसको सैंड ब्लास्टिंग करते थे, फिर हीट करते थे, फिर उसमें सिरेमिक कहते हैं। सिरेमिक मतलब हीट करके स्ट्रेंथ बढ़ाना, ठीक है ना। सिरेमिक जो वर्ड हुआ है ना, वो कास्टेबल सिरेमिक के लिए यूज किया गया था, ठीक है। सिरेमिक मतलब कास्टेबल सिरेमिक को हीट करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम किया गया था। एक तरह से तुम ऐसे भी देख सकते हो कि देखते हो कि मेटल के ऊपर भी सिरेमिक डाल के फिर तो हीट देते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सिंपल सा सिरेमिक उस समय डाइकोर के लिए यूज किया गया था। ये सब है कास्टेबल सिरेमिक, मेल्ट होके बन रहा है। कास्टेबल सिरेमिक जब आया था ना तो बहुत ज्यादा एस्थेटिक था, ट्रांसल्यूसेंसी भी बहुत था। क्या है हमारा मोनोलिथिक क्राउन, कास्टेबल वाला, चलो इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मोनोलिथिक बस बनाता है कि सब बनाता है, अब इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो कास्टेबल सिरेमिक है वो क्या रहता है कि बहुत एस्थेटिक था, ठीक है, ट्रांसलेशंसी मिला। तो पहली बार जब उसको चैमलियन इफेक्ट का नाम दिया गया, इसका कहना था कि जब डिफरेंट डिफरेंट लाइट में जा रहे थे हम तो डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज कर रहा था, ठीक है ना। और उस टाइम ही फिर हम लोग को इम्पोर्टेंट समझा ल्यूटिंग सीमेंट, इसलिए रेजिन सीमेंट का यूज होने लगा। तो ये कास्टेबल सिरेमिक जब आया तभी चैमलियन इफेक्ट होते गया, ठीक है ना। नाउ प्रेसेबल सिरेमिक की बात करते हैं, ठीक है। अब जो प्रेसेबल सिरेमिक है, प्रेसेबल मतलब प्रेस करके इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक से सिंपल से बनाते हैं, जैसे एक्रिलिक एक्रिलिक रोडेंचर बनाओगे जो इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक से, इससे इसके इंगॉट मतलब वो छोटे छोटे बुलेट शेप का आता है, आईपीएस इम्प्रेस के नाम से आता है, ठीक है। शायद अनुभव देखा हो ये, भी उससे अनुभव मैं लूंगा क्या क्या उसने देखा है इसमें, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है पता ही होगा, ठीक है। अब प्रेसेबल सिरेमिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, फ्रैक्चर टफनेस है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग देखोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसी दोनों का कंपैरिजन है। नाउ ग्लास इनफिल्ट्रेट सिरेमिक की बात करोगे तो इसी में स्लिप कास्टिंग मेथड आया था, ठीक है। और इसी में डाई यूज किया गया था, उसके ऊपर फिर तुम्हारा मिक्स करके जो डाई बना के एल्यूमिना पार्टिकल जैसे मतलब ग्लास सिरेमिक यूज करें उसकी बात करें हम। नाउ यहाँ पे ये पता चला कि ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक क्या है, एक तरह से ऑल सिरेमिक है। तो यहाँ जो लैब वाले हम लोग को बोलते हैं कि
यहाँ के जो चंदन भैया और ये है, या यहाँ के पूरे, ठीक है ना, कि अरे भाई ग्लास सिरेमिक है, तो उनको बता देना कि भाई ग्लास सिरेमिक ऑल सिरेमिक होता है, उसके अंदर मेटल कहाँ से देखा जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सिंपल सा ग्लास सिरेमिक मतलब एल्युमिनियम ही रहेगा एक तरह से, हीट करके देने के लिए। अब इसमें सिरेमिक है तो सिरेमिक हमेशा पाउडर फॉर्म में रहता है, उन दोनों को हमेशा मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक बल्क बनेगा, वही बल्क को हीट करेंगे, फिर ये होगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही है इसका, ठीक है। अब उसको मेथड कैसे मिक्स करेंगे तो मैंने बताया, स्पैचुलेशन कर सकते हो या ब्रश से, जैसे इसमें स्लिप कास्टिंग टेक्निक, धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर बना के, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो भी इसने स्टेप किया, ठीक है, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड करके फिर ग्लास इनफिल्ट्रेशन फर्नेस में डाल के फिर पूरा बनाया। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि पाउडर लिक्विड कहीं से लिया, उसको हीट किया और फिर उसको बना दिया, जो भी है, ठीक है। अब इंक्रीम एल्मुना की बात करें, इंक्रीम स्पाइनल या इंक्रीम जिरकोनिया, ये तुम्हारे एक तरह से ग्लास में ही आएंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक है इंक्रीम जिरकोनिया, अभी जो बोलते हैं जिरकोनिया, जिरकोनिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इंक्रीम स्पाइनल की बात करोगे, स्पाइनल इंस्टेड ऑफ एल्मुना टू फॉर्म कोपिंग, ठीक है। ओके, अब है तुम लोग का इंक्रीम एल्युमिनियम, ठीक है, ये तुम्हारा जिसमें एल्युमिनियम और सोडियम लैंथेन ग्लास यूज कर सकते हैं। अब कैड कैम सिरेमिक के बारे में आज पहला चीज ये कॉन्सेप्ट समझ दो, कैड कैम से हम लोग हर चीज बना सकते हैं। कैड कैम क्या है, हैंडमेड को हटा देना, तुम जो उसके में दोगे वैसा बना देगा। इनफैक्ट अभी तो डेंटल में यूज देखते हो, पूरे जो बॉडी का फेस, कोई भी ऑब्टूरेटर, पूरे फेस किसी का कट के अलग हो गया उसको लगा देना, पूरे हाथ कट के अलग हो गया उसी सेप का हाथ लगा के इस पे लगा देना, कैड कैम है कॉपी कर देना। इसमें तुम किसी को टेम्पररी क्राउन भी बना सकते हो, जो कोबाल्ट क्रोमियम के मेटल बेस मेटल के बना उसको भी बना सकते हो, मोनोलिथिक बना सकते हो, जिरकोनिया बना सकते हो, सब बना सकते हो इससे, अगर उसको बस इसका ऐसा ब्लॉक होना चाहिए कि वो कटिंग कर सके, ऐसा ब्लॉक दे दो जो जिसको ये कटिंग कर दे। इनफैक्ट टाइटेनियम के जो इम्प्लांट होते हैं, जो आइडियली बनने चाहिए, जो इम्प्लांट यहाँ तो बनसे चलो हैंडमेड बनाते वो नहीं, आइडियली जो इम्प्लांट बनने चाहिए और जो बन के आते हैं, जो हम लोग महंगा, वो भी कैड कैम से बन के आते हैं, ठीक है। इसलिए हर चीज बस इसके लिए एक ब्लॉक हो, वो ब्लॉक ऐसा हो जिसको कट करके बनाए, इसमें कुछ नहीं, और बाद में इसको हीट करके जो भी जैसे कर। सबसे पहले इसका नाम ही है कैड कैम, कंप्यूटेड डिजाइन। पहले कंप्यूटर से डिजाइन करो और फिर उसी डिजाइन को वो कट करके मैन्युफैक्चर कर देगा, कंप्यूटर एडेड मशीन कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो पहले तुमने क्या किया, कोई एक वर्चुअल डिजाइन पहले बना लिया सब कुछ, इसलिए इसमें डिजाइनिंग करने के लिए भी एक्सपर्ट की बहुत जरूरत होती है, वो एक्सपर्ट को पता रहता है कि हाँ ऐसा डिजाइन सही है, ऐसा डिजाइन। और सबसे अच्छी बात है इसमें इतना सॉफ्टवेयर रहता है कि इसमें सबको सब कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ यही डिजाइन आता है, किसी को छोटा डिजाइन आता है, इनले ओनले तक बनाते हैं लोग छोटे छोटे डिजाइन के, ठीक है। लोग तो डिफरेंट डिफरेंट आजकल जो नेल पे जो डिफरेंट आए के, जो कुछ लोग डायमंड कहीं लगवाते हैं, उस पे लगाते हैं, ठीक है। अब कॉपी माइलिंग सिस्टम, कॉपी माइलिंग सिस्टम वैक्स पैटर्न इज यूज्ड फैब्रिकेटेड डाई मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है, देन वैक्स पैटर्न स्कैन, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि तुमने क्या किया, पहले ये वैक्स अप कर लिया, वो पैटर्न बना, वो पैटर्न को दे दिए, अब वो पैटर्न को स्कैन कर लेगा, ठीक है, स्कैन करके वही शेप ले आएगा, फिर उसके बाद वो देख लेगा, उसमें कुछ करेक्शन वैसे करना रहता नहीं है, हल्का फुल्का जो करेक्ट कर देगा, फिर उसको वो डिजाइन के लिए भेज देगा, वो कट कर देगा उसमें। बहुत तो ऐसे हुए हैं कि धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ है कि वैक्सिंग डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्राउन दी उस क्राउन ही को बस स्कैन कर लिया, जो क्राउन प्रिपरेशन को, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन, ये कैड कैम के थ्रू, पूरा मशीन मैंने भी नहीं देखा है ज्यादा, ठीक है।
और यहाँ देखो टूथ प्रिपरेशन किया, उसको कन्वेंशनल से लेके या डाई फैब्रिकेशन तब वैक्स पैटर्न जो तभी भी दे सकते हो स्कैन के लिए, देखो इसमें दिखा रहा है डायरेक्ट भी दे सकते हो, या डाई बना के इम्प्रेशन लेने के बाद डाई दे सकते हो तो भी दे सकते हो। इनफैक्ट टूथ प्रिपरेशन दे के देना इजी नहीं होगा, पेशेंट का मुंह को देना पड़ेगा, इसलिए बेटर इम्प्रेशन लेना और डाई बनाना, उसके बाद ही होगा उसका ग्लेजिंग करना, ग्लेजिंग और स्टेनिंग जो तुम लोग करते हो। ग्लेजिंग स्टेनिंग से पहले कैड कैम करके कट करके आएगा, ठीक है ना, और तो उसी को तुम एक तरह से बिस्ट ट्रायल जो बोलते हैं ना, बिस्ट ट्रायल दे दो, उसके बाद कटिंग करने के बाद दे दो उसका हीट, लेकिन बिस्ट ट्रायल में पहले हीट भी करना है। एक सेकंड। बाय बाय। हाँ ठीक है, फिर ये है। अब तुम्हारा सिरेमिक की बात करोगे तो उसको ब्लॉक चाहिए जो कैड कैम में लगा सके, तो ब्लॉक जो मैंने तो ब्लॉक देखा है बीटा ब्लॉक जो फ्लेट्सपैथिक पोर्सलिन के नाम से आता है, यहाँ पे लोग बना रहे हैं फ्लेट्सपैथिक पोर्सलिन को भी, ठीक है ना, तो फ्लेट्सपैथिक पोर्सलिन आया, और तो ये सब देखो कैड कैम में यूज हो रहा है, तो उसका मतलब कैड कैम में तुम्हारा सब यूज होगा, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मोनो ब्लॉक यूज होगा या सिर्फ ये बीटा ब्लॉक जिसको फिल्ट्रैथिक बीटा ब्लॉक के नाम से जनरली आता है, फिल्ट्रैथिक ही बोला ना सबसे कॉमनली यूज होता है, ल्यूसाइड बेस जो होता है, और यहाँ ग्लास सिरेमिक ब्लॉक यूज कर सकते हो, ग्लास सिरेमिक में कौन रहेगा तुम्हारा, यही जो कास्टेबल डाइकोर, यहाँ कास्टेबल वाले को भी यूज कर रहे हैं हम लोग कैड कैम में, लिसाइट बेस को भी यूज कर रहे हैं, मतलब जितने हैं जिसको कास्टेबल बना रहे हैं उसको भी हम लोग ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, तो कैड कैम का कहना है कि तुम कुछ भी लाओ मुझे ब्लॉक दे दो मैं बना दूंगा। ये आइवोक्लैर देखो ल्यूसाइड बेस प्रो कैड करके नाम आता है, वो भी कॉमनली यूज करते हैं, यहाँ मैंने देखा है, और लिथियम डाइसिलिकेट आईपीएस करके आता है ईमैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ईमैक्स ईमैक्स लगाने के लिए ईमैक्स का क्राउन लगाते हैं, ईमैक्स सबसे अच्छा होगा, ये वो लिथियम डाइसिलिकेट होता है कैड कैम से होता है, बस अच्छा होता है प्रॉपर्टीज नो डाउट, ठीक है, इस फेल्डस्पैथिक से अच्छा ही होता है, जिरकोनिया से भी अच्छा ही रहता है, ठीक है। अब तुम्हारा ग्लास इन्फिल्ट्रेशन की बात, जिसको ग्लास सिरेमिक कहते हैं, जो आइडियली ग्लास सिरेमिक है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो चैम्लियन इफेक्ट देता है, वो बीटा इंक्रीम एल्मुना या बीटा इंक्रीम स्पाइनल जो आता है, कम ही यूज होता है, ज्यादातर यहाँ पे आइवोक्लैर या बीटा ब्लॉक सबसे कॉमनली यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन कभी टाइम मिले तो बीटा इंक्रीम एल्मुना के भी बारे में देखना तुम लोग जब भी जाओगे, और कुछ प्री सिंटर ब्लॉक ये ब्लैंक्स है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये जिरकोनिया वाले ये जो बोलते हैं ना जिरकोनिया, सबसे सस्ता जो बोलो एक तरह से, या तो पैटर्न स्टेबलाइज जिरकोनिया, ये सब यूज होता है, तो अल्टीमेट तुम्हारा कैड कैम से सब कुछ हो जाएगा, टेम्परी बना लो, और आजकल तो मेटल मेटल भी कट करते हैं, कोबाल्ट कोरम मेटल है, टाइटेनियम मेटल है, टाइटेनियम मेटल पीछे वही बताया, टाइटेनियम मेटल कट करो कैड कैम से, देखो इस तरह से ब्लॉक बनते हैं, मशीन में लगा कटिंग हुआ, तुम लोग देखते हो फेसबुक में कितना चाहता है एक पेड़ का टुकड़ा काटता है, मैं तो देखता रहता हूँ, तो पेड़ का टुकड़ा काट के उसमें नट बोल्ट से ऐसे पीछे वाला स्ट्रक्चर को टाइट कर देते हैं, फिर उसको लगा देते हैं, फिर उसको हाथ में कोई चिपका के उसे शेप दे देते हैं, वही है सिंपल सा, ये जिरकोनिया का जो बोलते रहते हैं जिरकोनिया जिरकोनिया जिरकोनिया, क्या है जिरकोनिया, ये यूट्रियम स्टेबलाइज जिरकोनिया है, ठीक है ना, यूट्रियम इसलिए डाला गया क्योंकि क्रैक प्रोग्रेशन कम करे, हाई फ्लेक्सर है लेकिन तभी भी ये लो ही है जिरकोनिया, लिथियम डाइसिलिकेट या जिसको ल्यूसाइड लिथियम डाइसिलिकेट मतलब ईमैक्स से, ठीक है। Now there are two crystal structure present in zirconia. एक टेट्रागोन है मोनोक्लिनिक मोनोलिथिक होता है, गलती लिखा दिया होगा, मोनोलिथिक होता है, बोलते हैं मोनोलिथिक ब्लॉक चाहिए, मोनोलिथिक चाहिए या मोनोक्लिनिक ही है यार, लेकिन मोनोलिथिक ही होता है कॉमनली,
ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ये है क्रैक प्रोग्रेशन। अगर हल्का सा भी स्ट्रक्चर छूटा तो ये तो बढ़ेगा, तो इसलिए एट्रिम डालते हैं ताकि ये ना हो। ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, सिरेमिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया बहुत कम रहता है, शियर स्ट्रेंथ भी कम ही रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और रहता है, इसलिए हम लोग आजकल तो यूज ही करते हैं ना पोस्टेरियर। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल वाले में दिखता है, इसलिए कभी मेटल के ऊपर तार भी चल जाएगा या तुम भी कूद जाओगे या मेटल गिरेगा ऊपर से नीचे, मेटल सिरेमिक टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। लेकिन जिसको ये हाथ से गिर जाता है टूट जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहता है। और अगर उसमें से भी तुमने फायरिंग वूरिंग कम कर दिया तो और खराब हो जाएगा, सीएस स्ट्रेंथ भी कम और कम कर देगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है तुम्हारा, ये सिरेमिक का हाई होता है, ठीक है। और जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात करोगे तो ये भी तुम्हारा कैट कैम से बना हुआ अच्छा रहता है। अब सिरेमिक स्ट्रेंथिंग की बात करोगे तो जो वेरियस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग सिरेमिक को, जो रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, डिस्पर्जन स्ट्रेंथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, टफनिंग, बस नाम के लिए बस इसमें ग्लेजिंग याद करो, ग्लेजिंग से अच्छा हो जाता है। मैंने क्या बोला है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमेशा ही अच्छा होता है लेकिन डिटरनेंस मिलता ही है। नो डिस्पर्जन स्ट्रेंथिंग की बात करोगे तो ये सब जनरली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डिस्पर्जन में या क्रैक हो गए इसमें उसकी बात करें, ये रेजिडुअल कंपैरिजन की बात करेंगे, या आयन एक्सेल, ये बस थ्योरेटिकल के लिए ठीक है लेकिन ये तुम लोग के उतना लेवल में नहीं सही रहेगा। अब सिरेमिक का कहाँ इंडिकेशन कहाँ नहीं, एस्थेटिक हुआ तो इंडिकेशन दोगे, मतलब इंटीरियर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होना चाहिए, नहीं तो बार बार टकराते सिरेमिक को टूट जाएगा। कहाँ नहीं दोगे पैरा फंक्शन, किसी को दांत घिसने वाला आदत रहेगा तो क्वेश्चन, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि कभी बाई चांस बार बार वो ब्रेक करके ले आ रहा है तुम्हारे पास आया है, डॉक्टर ने बोला कह रहे भाई यार कैसा बनाया है वो, बार बार ब्रेक कर, तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए यार, ये पेशेंट तो बार बार लग रहा है कि ब्रेक सीजन का दांत इसके घिस गए हैं, तो कैसे नहीं टूटेंगे। वैसे तो ये नॉलेज जरूरी है डॉक्टर को होना भी, सब लोगों को होना जरूरी है कि क्यों टूट गया। इंटर आर्च स्पेस कम रहेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो टूट ही जाएगा, और अगर बहुत माल फॉर्म टाइप का टूटे उसमें भी लगा दिया ज्यादा एक्सेस, इधर ज्यादा बढ़ा दिया इधर कम बढ़ा दिया, टूट ही जाएगा, क्या जरूरत है लगाने की। ठीक है, थैंक यू। चलो समझ आया सबको। अब तुम्हारे चलो किसी को कुछ पूछना है, या तुम्हारे सीनियर में जो लोग क्लिनिक ज्वाइन कर लिए हैं उनको कुछ बताना है तो मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, या कुछ चीज जो मैंने गलत बता दिया हो या कुछ चीज मिस कर दिया हो तो वो बताना हो तो। ठीक है, कैड क्या पे क्लास उसका बेसिक प्रोसीजर से लेकर, हाँ हाँ, वैसे कैड कैम में बस यही बेसिक चीज है, बाकी उसका मैन्युफैक्चर कैसे करता है, उसका डिजाइनिंग कैसे होता है,
बेसिक चीज तो पता चल गया, बाकी इसके अंदर का तुम्हें उसके मशीन के बारे में बस जानना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं देखूंगा कुछ और पॉइंट मिलता है तो बताता हूँ। यहाँ पे है नहीं। हाँ, अब कौन पता चंदन भैया जो बोलते हैं जिरकोनिया बना के लाए हैं वो कैड कैम से नहीं बनाते होंगे, जाके कास्टेबल कोई बना के लाते होंगे सस्ता वाला। हाँ, तो ध्यान दिए हो। चंदन भैया तो कोई ट्राई भी नहीं करते। हाँ, वीडेंट के पास से मैं गया हूँ वैसे। वीडेंट वाले के पास कैट कैम, उसको भी ज्यादा नहीं आता, उसको बस इतना आता है कि कास्ट बन के आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बना देगा क्या। ठीक है, बहुत सारी चीज बनाते हैं कैट कैम से वैसे। हर चीज बना सकते हैं कैट कैम से, ये तो पता चल गया ना आज। ईमैक्स, ईमैक्स के लिए बस आज तो पता चल गया ना ईमैक्स के अंदर क्या रहता है, बस वही लिथियम वाला रहता है, और कुछ नहीं। वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोग्रेशन बढ़ाता है, एस्थेटिक वाइज अच्छा होता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंसी के लिए ग्लास सिरेमिक इंपॉर्टेंट होता है। अब से कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे कि ग्लास सिरेमिक को 1000 वाला कैप है। ठीक है। हाँ, ईमैक्स, ईमैक्स नहीं है, इससे भी रेनो स्टार है, वो इससे भी नहीं वो चल रहा है। एक दो है इसके बारे में देखा हूँ मैं। ये सब तो अब तुम लोग पढ़ो यार, उससे पढ़ो। हाँ, अब हर चीज बताऊंगा, इतना चीज है। इसको बनाने में नानी याद आ जाता है तुम लोग को। हर दिन क्लास रहता है, इतना ज्यादा स्लाइड है, समझ रहे हो कितना बनाने में पता चला। ग्रुप बनाया उसका यूज होना चाहिए, बैठ के बस आते हो ग्रुप में। बहुत लोग तो अभी भी मैं देख रहा हूँ इसमें एक्टिव नहीं है। कौन कौन नहीं है? बबीता है, वैशाली है, पूनम है, प्रकाश, सपना। प्रकाश लगता है फोन को ऑन करके लॉगिन करके सो गया। उजाला कुछ बोल नहीं रही है। और तो कोई दिख ही नहीं रहा है। और उजाला तो डिस्कस करो कुछ। क्या एक्स्ट्रा चीज, और क्या चीज तुम लोग वहां सीखे हो, जो चीज मैंने इसमें नहीं बताया, या जो जो बताया सब काम कर लिए वहां पे। सब स्टेप देख लिए, सब टेम्परेचर देख लिए, सब समझ गए। अच्छा, बबीता भी है ना। उपेंद्र का टावर आया नहीं अभी तक। चलो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास किस पे लूंगा, डेंचर बेस पे ले लूंगा। सिरेमिक हो ही गया।